Hey everyone, welcome back on English Zone channel, and here we have the important questions related to the literary career and personal life of William Shakespeare, and we will talk about few important questions related to his dramas, sonnets, and also from his schooling time, from his early career, how he had spent his early career, and what kind of situation shaped him as a dramatist of greatest dramatist of English literature. We will talk one by one here in this video in the form of MCQs. Yes, this video is going to be in MCQs form for all of you. So without any delay, we will move on to the first question of the video. Here we have the very first question. In Shakespeare's tragedy, the dominant note is, आपको बताना है what is the dominant note in Shakespearean tragedy. We have options here. Character is destiny, destiny's character, reasonable is superior और character has no role. तो option जो हमारा है A correct है. Character is destiny. You will see most of the characters, most of the heroes in the dramas of Shakespeare, they are greatly dominated, their action are greatly dominated by character is destiny. जो आप हो वो आपका destiny decide करेगा. ये शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में के थ्रू अपने कैरेक्टर्स के फॉर्म में सबको बताया है या एक मैसेज जो कन्वे किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो रहा वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू. किसको डेडिकेट करते हुए ये पोएम लिखी गई है? विदाउट reading the option, we will only go for the right answer, and the right answer is option D, because in this class we are discussing almost 100 questions in this particular class of William Shakespeare related to UPTGT English Literature exam. तो 100 क्वेश्चंस के आसपास होगा, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा अपना टाइम जो है वो ऑप्शंस पे ना कंज्यूम करके आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पे रीड आउट करूंगी, उसका आंसर बताऊंगी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी. तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, ऑल टू दीज थ्री. ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जो अपने पोएम्स लिखी है, नैरेटिव पोएम्स कौन सी लिखी हैं? 2 लिखी हैं. दूसरी नैरेटिव पोएम्स का नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. फर्स्ट इज वीनस एंड एडोनिस. दिस इज डेडिकेटेड टू हेनरी वर्ड्सले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड बैरन ऑफ थिचफील्ड. तो ये ऑप्शंस तीनों करेक्ट हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे जाएंगे कि कौन सा नैरेटिव पोएम दूसरा नैरेटिव पोएम है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे. नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन वी हैव हियर नंबर 3 क्वेश्चन. अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डेड, who says and to whom. ये क्वेश्चन ये किसने किसके लिए बोला है? दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम द विलियम शेक्सपियर्स प्ले. विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से ये कोटेशन को पिक करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी की स्क्रीन पे. बिना डिले किए हुए इसका आंसर आप मुझे बताइए. बहुत ही आपको इससे समझ में आ रहा होगा. इजी क्वेश्चन है. अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डेड. तो आंसर जो हम बात करेंगे उस आंसर को ऑप्शन बी टिक करेंगे. लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ. लेडी मैकबेथ जो है ये कोटेशन जो है किसको कहती है? मैकबेथ से कहती है. और स्पीकर कौन है? लेडी मैकबेथ स्पीकर है. बात कर लेते हैं ये कोटेशन, ये स्पीकर जो लेडी मैकबेथ है ये स्पीच को या ये डायलॉग है उसको किस एक्ट और किस सीन में डिलीवर करती हैं? तो ये एक्ट नंबर 2 है, सीन 2. ओके, एक्ट 2 सीन 2, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. और ये कब कहती है लेडी मैकबेथ से? कि जब उन्होंने मैकबेथ जो है वो किंग डंकन का मर्डर कर चुका होता है, तो वहां पे ये बताती हैं कि अगर हम अपने हाथ को धुल लेंगे तो ये जो है पाप है, ये जो सिन है, ये मतलब हमसे दूर हो जाएगा. हमने ये पाप नहीं किया हुआ है तो किसी को पता नहीं चलेगा किसने मर्डर करा हुआ है. ये बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल हमारे ऊपर कोई शक नहीं कर सकता. नो वन कैन डाउट ऑन अस. तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ से ये कहती हुई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नंबर 4 क्वेश्चन इज आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर. दिस इज अ फेज अबाउट शेक्सपियर बाय. ये कोटेशन किसने, ये फेज जो है एक तरीके का फ्रेज जो है ये किसने किसके लिए बोला हुआ है? शेक्सपियर के लिए बोला हुआ है. बट आपको इसमें बताना है, आंसर देना है कि हु इज द
critic or writer or the poet or dramatist who said this about Shakespeare. तो इसमें से करेक्ट आंसर हम डायरेक्टली टिक करेंगे. ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ये लाइन आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर हैज told about Shakespeare and this was said by S.T. Coleridge. और S.T. Coleridge ने इसको कहाँ बोला है? बायोग्राफिया लिटरेरिया. ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसमें ये होगा कि कहीं अगर क्वेश्चन इससे आ गया कि ये फ्रेज जो है ये किस एस.टी. कॉलरिज ने शेक्सपियर के लिए बोला है, अपने किस वर्क में बोला है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रिलेट करता हुआ कुछ ऑप्शंस, एक ही क्वेश्चन से देखिए बहुत से ऑप्शंस, अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, दिस कोटेशन और मैरिड, अगर एस.टी. कॉलरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो और मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, दिस वाज सेड बाय एस.टी. कॉलरिज अबाउट हुम ही हैड सेड दिस, किसने एस.टी. कॉलरिज ने किसके लिए ये बोला हुआ है, तो वहाँ पे ऑप्शन मिल्टन, शेक्सपियर या आपका जॉन गाल्सवर्दी, इन सब में से ऑप्शंस आपके आ सकते हैं. तो वहाँ पे हम शेक्सपियर को करेक्ट करेंगे और बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज द वर्क जहाँ पे ये लाइन एस.टी. कॉलरिज ने शेक्सपियर के लिए बोला है. तो फैक्ट को साथ ही साथ लिखते जरूर चलिएगा, क्योंकि अगर ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करोगे और कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट होगा कि नहीं होगा. तो इसीलिए ये सभी आप सबके लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर देखते हैं, नंबर 5 क्वेश्चन वी हैव हियर. आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ ever made so great an impression upon me as the play of Shakespeare. Who said this? We have the options here, and Jordan, Goethe, Corres and Ben Jonson. तो correct answer option B को हम टिक करेंगे. Goethe had said this quotation. Option B. Goethe has said this quotation about Shakespeare. I do not remember that any book or person in or event in my life ever made so great impression upon me as the play of Shakespeare. तो गेटे ने जो बात करी है यहाँ पे, he said this about the uniqueness of the dramas of William Shakespeare, कि उनकी ड्रामा में किस तरीके से एक यूनिवर्सैलिटी, एक ह्यूमैनिटी और एक किस स्किल्स अप्रोच के साथ में शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा है. उस टाइम पे वो कितने लाइव हुआ करते थे, कितने ज्यादा इंथुसियास्टिक हुआ करते थे अपने ड्रामा को लिखते हुए, और सभी सिचुएशंस को, जो डे टू डे की लाइफ है या जो सिचुएशंस है उसको ध्यान में रखते हुए अपने ड्रामा को लिखा करते थे. और एवरी कैरेक्टर ऑफ द प्लेस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर dramas or from his plays, they are very important and they played a very significant role in shaping his dramas. Next number question number 6 we have, who published the life of Shakespeare in 1709. 1709 में सबसे पहले लाइफ ऑफ शेक्सपियर को किसने डिस्कस करा था या किसने पब्लिश करा था? ऑप्शन ए इज द निकोलस रो. ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ. आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी. हु सेड अबाउट शेक्सपियर? कोटेशन क्या है? आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी. तो इस कोटेशन को किसने किसके लिए बोला है? शेक्सपियर के लिए बोला है, बट हु वाज द स्पीकर ऑफ दिस? ऑप्शन ए इज द आंसर. वी हैव द बेन जॉनसन. बेन जॉनसन को करेक्ट आंसर करेंगे यहाँ पे. और ये जो लाइन है शेक्सपियर की, ये टिम्बर नामक पोएम से ली गई है और इसका नेम जो था और डिस्कवरीज. This is the poem by Ben Jonson and he said this line about William Shakespeare. Next we have the question. Shakespeare probably worked with someone in the two last parts of Henry VI and Richard III. Who is he? किसके लिए शेक्सपियर ने ये किया है कि अपने लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में उन्होंने जो लास्ट 2 पार्ट्स थे, हेनरी 6 का जो प्ले था और रिचर्ड थर्ड, इसमें किसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट होकर के काम किया है या किसके साथ कोलैबोरेट होकर के अपना वर्क लिखा हुआ है? ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे. और यहाँ पे समटाइम्स हमारा जो क्वेश्चन आंसर आता है वो नैश के ऊपर भी आता है, थॉमस नैश
ने भी इनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो हेनरी सिक्स्थ का पार्ट जो था वो उसका लास्ट 2 पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, और रिचर्ड थर्ड आप सभी जानते हो, इसमें मॉर्लो के साथ मिलकर के काम किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर है तो हम मॉर्लो को करेक्ट करेंगे, ये स्पेकुलेशन है, अगर दोनों साथ में हैं तो यहाँ पे नैश का भी आ सकता है, बट ऑप्शन सी जहाँ पे दिया गया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 9। Helen cheeks but not her heart, Cleopatra's majesty, Atalanta's better part, sad Lucretia's modesty. Who is referred here? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक एक कोटेशन है जो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग जो एक ग्रेट मॉडल्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो ग्रेट हीरोइंस ऑफ हिस्ट्री है, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उनके अलग अलग पार्ट्स को किसी एक कैरेक्टर में शेक्सपियर ने इनबिल्ट करा हुआ है, या एक तरीके से उसको मेटाफोरिक वे में इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये किसके बारे में बात हो रही है? आप ग्रेट हेलन की यहाँ पे बात हो रही है, क्लियोपैट्रा की बात हो रही है, अटलांटा की बात हो रही है यहाँ पे, एंड साथ साथ लुक्रेशिया की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। किस प्ले में इसको बोला है या इसको लिखा हुआ है, किस हीरोइन की ब्यूटी को एक तरीके से डिग्निफाई करते हुए ये लाइंस शेक्सपियर ने लिखी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी हैव द प्ले एज यू लाइक इट, जिसमें रोजालैंड की ब्यूटी को बताते हुए यहाँ पे शेक्सपियर ने ये बात करी हुई है। तो यहाँ पे ये सब पे आपका थोड़ा सा डैश होगा, ठीक है। हेलेन्स चीक बट नॉट हर हार्ट, ठीक है। क्लियोपैट्रा's majesty, Atlanta's better part, and sad Lucretia's modesty. This is the things that all had in the character of Rosalind from the play As You Like It. Next number question को देखते हैं, number 10 question we have. One that loved not wisely but too well. Again we have the quotation here. Who is the speaker in the Shakespeare's play? इस लाइन को किसने बोला हुआ है? डेस्डेमोना, ओथेलो या वॉयला या एंटोनी? तो डेस्डेमोना, ओथेलो दोनों जो कैरेक्टर है दे बोथ आर फ्रॉम द प्ले ओथेलो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, ये ओथेलो की स्पीच है, और यहाँ पे ओथेलो ने ये डेस्टिमोना के लिए बोला हुआ है। डेस्टिमोना जब उसकी अपनी वाइफ को वो किल कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, तो इस लाइन को ओथेलो प्ले में ओथेलो हीरो जो है उसने बोला हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे मैं टिक कर दे रही हूँ। 11 we have, thou knowest this command, all that lives must die, passing through nature to eternity, who sees and to whom? ये लाइन किसने किसके लिए बोली हुई है? ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, ए बी सी डी। यहाँ पे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप सभी मुझे दे दो। जर्ट्रूड टू हैमलेट, वॉयला टू सेबेस्टियन या वॉयला टू ड्यूक ओरिसिनो, डेस्टिमोना टू ओथेलो। दाउ नोएस्ट इस कमांड, ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, पासिंग थ्रू नेचर्स टू इटर्निटी। तो ये लाइन किसने बोली है? ये ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन बोली है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। क्वीन जर्ट्रूड ने बोली हुई है। किसके लिए बोली हुई है? हैमलेट के लिए बोली हुई है। और क्यों बोली हुई है? जब हैमलेट को पता चलता है कि उसके फादर अब नहीं रहे, उनका मर्डर हो चुका है, या उनको एक तरीके से मर्डर नहीं हो चुका है, वहां पे दिया था कि उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि पहले फेज में यही पता चलता है कि उनको मारा नहीं, वो मतलब किसी कारणवश कुछ ऐसा था कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये लाइन जर्ट्रूड एक तरीके से पैसिफाई करते हुए हैमलेट को बोलती है कि जो भी कुछ है उसको किसके नेचर के थ्रू से ही जाना है, जो नेचर से आया हुआ है उसको नेचर के से ही जाना है, क्योंकि ये ए पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप इफ यू आर हियर यू मस्ट हैव टू डाई, आपको मरना है। तो ये है नेचर टू इटर्निटी, मतलब आप अंततोगत्वा आप कहाँ जाओगे, आपका सोल डिपार्ट होगा आपकी बॉडी से। ये जर्ट्रूड अपने बेटे हैमलेट को समझाते हुए इस लाइन को बोलती है। किस एक्ट में बोलती हैं? एक्ट फर्स्ट सीन
सेकेंड. ओके, एक्ट फर्स्ट, सीन सेकेंड की बात यहाँ पे हो रही है. एक यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नंबर 11 के बाद 12, that one may smile and be a villain. Where does this line appear? इस लाइन का अपीयरेंस किस प्ले में मिलता है? आंसर आपको यहाँ पे बताना होगा. ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन बी मींस हैमलेट प्ले के बारे में बात हो रही है. एक्ट फर्स्ट, सीन आपका ये फिफ्थ में बात होती है इस कोटेशन की. एंड इस कोटेशन को जो है ये बोला है, किसको डिस्क्राइब करते हुए? हैमलेट ने बोला हुआ है. हु डज दिस लाइन अपीयर? वेयर डज दिस लाइन अपीयर? दिस लाइन अपीयर इन प्ले हैमलेट. और किसने बोली हुई है? हैमलेट इज द स्पीकर. किसको एक तरीके से इंडिकेट करती हुई बोली है, करता हुआ बोला गया है ये लाइन? ये बोला है किंग क्लॉडियस को इंडिकेट करते हुए. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. नंबर 13 क्वेश्चन आई थिंक. If after every tempest came such calor, may the wind blow till they have weakened death. Where do these line appear? इस लाइन का अपीयरेंस कहाँ पे मिलता है आपको बताना होगा. ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे है. शेक्सपियर के प्लेस से बात हो रही है क्योंकि शेक्सपियर के कोटेशंस को हमने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है. सच काम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ओ सच काम यहाँ पे होगा. मे द winds blow till they have weakened death. ओके, यहाँ पे ये कोटेशन है पूरा. तो इस कोटेशन को अगर हम बात करते हैं तो ये लिया गया है. ऑप्शन सी इज द आंसर. वी हैव ओथेलो प्ले से लिया गया है. और स्पीकर कौन है? स्पीकर इज ओथेलो. ये प्ले है, यहाँ पे नहीं आया गया है. स्पीकर की बात करते हैं. ओथेलो इज द स्पीकर. एक्ट देख लेते हैं. एक्ट सेकेंड, सीन फर्स्ट. ओके, एक्ट सेकेंड, सीन फर्स्ट में इस लाइन को ओथेलो ने बोला हुआ है. आफ्टर 13 वी हैव द 14 नंबर क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अगर हम बात करते हैं इसकी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बिना डिले किए हम इसके आंसर को देखेंगे. टेम्पेस्ट वाज द प्ले. सॉन्ग मतलब होता है लास्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे सॉन्ग का मतलब ये मत सोचिएगा किसी पोएम से होगा. लास्ट वर्क बोलते हैं, लास्ट वर्क ऑफ एनी राइटर ऑफ एनी ग्रेट लिटरेरी फिगर. सॉन्ग बोला जाता है उसे, और दैट इज द टेम्पेस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव. Those are pearls that were his eyes. Where does this line appear? Obviously important again question we have here. Othello, Tempest and Hamlet, Cymbeline. तो ये हम बात करते हैं. This is from the play Hamlet. शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में इस कोटेशन को यूज करा है. और ये एरियल सॉन्ग है, इसमें बात हुई है. एरियल जो उसमें एक कैरेक्टर होता है, उसके सॉन्ग में इस लाइन को बोला है एरियल ने. और ये इलियट ने भी इसको यूज करा हुआ है. दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज. जब उन वेस्टलैंड लिख रहे होते हैं इलियट, टीएस इलियट, द वेस्टलैंड, तो वहां पे अ गेम ऑफ चेस जो पार्ट है उसमें इस लाइन को टीएस इलियट ने डिस्क्राइब किया हुआ है, मेंशन करा हुआ है. बाकी ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं, दिस लाइन इज फ्रॉम द प्ले द टेम्पेस्ट एंड फ्रॉम एरियल सॉन्ग. ओके, नंबर 16. A little more than kin and less than kind. Who says this? Claudius, Hamlet, Othello, or none of these? We have the correct answer here. Hamlet. Option B is the correct answer. Hamlet ने ये बोला है. Hamlet play में है. Hamlet play से Hamlet is the speaker. यहाँ पे हम speaker mention कर दे रहे हैं. Who says this का मतलब speaker का होगा. Act first, scene second. Okay, act first, scene second is the answer जहां से इस लाइन को लिया गया है. So here we have the question number 17. William Shakespeare has the sobriquet as
TGT 2004 का ये क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। विलियम शेक्सपियर को किस उपनाम से बुलाया जाता है? यहाँ पे उपनाम होगा। आंसर आप सबको देना है। मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवॉन, या सेंट ऑफ गटर, एंड द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। ऑप्शन बी वी हैव द आंसर, बिना डिले किए हुए, बार्ड ऑफ एवॉन। एवॉन बिकॉज विलियम शेक्सपियर वॉज born in Stratford upon Avon, तो इसीलिए इनको एवॉन का जो है कवि बोला जाता है, बार्ड बोला जाता है, भाट बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव। तो ऑप्शन यहाँ पे हम 17 को बी करेक्ट करेंगे। नंबर 18 वी हैव, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। ये भी TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब में से सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? बट ऑब्वियस है, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन ए इज द आंसर वी हैव हियर। Next we have 19 number question. The Comedy of Errors is written by TGT 2004 का क्वेश्चन है। पहले देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते थे, क्योंकि तब इतने मीन्स नहीं होते थे पढ़ने के। अब तो आपके पास नेट है, आपके पास मोबाइल है, वहां से आप सर्च कर सकते हो, वीडियोस अवेलेबल हैं, कई तरीके के बुक्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अब एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बट इन केस इट हैपन्स देन गो फॉर इट, एंड करेक्ट आंसर को जरूर टिक करके आइएगा। ऑप्शन हम डी को करेक्ट करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन डी जो हमारा है, विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1920 we have the question number, the total number of Shakespearean sonnet is। तो TGT 2005 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 154 इज द करेक्ट आंसर। बिना आंसर को देखे हुए, ये तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आओगे। 154 sonnets we have of William Shakespeare. Number 21 we have, which of the following is not authored by William Shakespeare। 2004 का क्वेश्चन है, TGT में ये पूछा गया है आपका, और इसको देखते हुए आप ऑप्शन डी पे तुरंत क्लिक करोगे। ये करेक्ट आंसर है। डॉक्टर जेकले एंड मिस्टर हाइड इज नॉट द वर्क विच वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बाकी अदर 3 वर्क्स को विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये किसने लिखा हुआ है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, ये है डॉक्टर जेक एंड मिस्टर हाइड इज द वर्क बाय द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, RL रॉबर्ट। यहाँ पे हम यहीं के सामने लिखते हैं इसके, सो दैट आपको समझ में आएगा। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ओके, दिस इज द ऑथर। ये नॉवेला है जो इसके ऑथर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, बाकी तीनों विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। 2004 TGT में पूछा गया है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। विलियम शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इनमें 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 23 वी हैव, For there is nothing either good or bad, but thinking makes it so। ये भी कोटेशन है, इम्पोर्टेंट कोटेशन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस इम्पोर्टेंट कोटेशन में हम करेक्ट आंसर जो ठीक करेंगे वो किसने बोला हुआ है? ऑप्शन सी है, हैमलेट ने रोजेनक्रट्स से बोला हुआ है। रोजेनक्रट्स एंड गिल्डस्टन जो होते हैं, इसके फ्रेंड होते हैं विलियम शेक्सपियरियन प्ले में, हैमलेट में शेक्सपियर के हैमलेट के फ्रेंड्स होते हैं ये दोनों। और यहाँ पे फॉर देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ये ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी एक्ट सेकंड में इसको बोला है हैमलेट ने। नेक्स्ट वी हैव 24, द कैरेक्टर बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ। ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे कि किसकी वाइफ है बैप्टिस्टा। ऑप्शन ए गोनजांगो। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी इसको समझ में आएगा। अगर आपने हैमलेट प्ले पढ़ा हुआ है तो ये कैरेक्टर जो है, जो हैमलेट, देयर वाज अ प्ले विद इन अ प्ले जिसको हम बोलते हैं मर्डर ऑफ
गोंजांगो। गोंजांगो का जो मर्डर प्लॉट एक तरीके का प्ले परफॉर्म करता है शेक्सपियर हैमलेट, ये पता करने के लिए कि वेदर हिज अंकल इज अ मर्डरर और नॉट। तो वहां पे प्ले की जो परफॉर्मेंस होती है तो उसमें भी कैरेक्टर के नेम को दिया जाता है। उसमें भी जो हैमलेट होता है वो अलग अलग कैरेक्टर्स को यहाँ पे जो होते हैं उनको एक नेम दिया जाता है। तो वहां पे जो होती है गोंजांगो की जो वाइफ होती है वो बाप्टिस्टा है। तो यहाँ पे किससे लिया गया है? दिस इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट। हैमलेट के प्ले में जो प्ले विद इन प्ले था, जो एक परफॉर्मेंस हो रही थी द मर्डर ऑफ गोंजांगो, ये पता करने के लिए कि क्या क्लॉडियस ही मेरे फादर का मर्डरर है, ये पता करने के लिए तो बाप्टिस्टा का जो कैरेक्टर होता है वो नेम दिया जाता है उस प्ले में, प्ले विद इन अ प्ले में, मर्डर ऑफ गोंजांगो में। तो वो होती है गोंजांगो की वाइफ होती है। तो ये अगर बेसिकली हम बात करें, दिस इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट, प्ले विद इन प्ले। ओके, विद इन प्ले, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी शेक्सपियर के किसी प्ले से लिया गया है, जो दिया जाता है मर्डर ऑफ गोंजांगो। ठीक है, ये प्ले से wife of Baptista was the wife of Gonjago. Okay, next we have number 25. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. Who addressed this line to Horatio? इस लाइन को होरेशियो को किसने बोला है? तो ऑब्वियसली वी हैव ऑप्शन सी इज द आंसर। बिना डिले हुए ये कैरेक्टर्स जो हैं ये हैमलेट प्ले से लिए गए हैं। इस लाइन को हैमलेट ने होरेशियो के लिए बोला है। और अगर इसकी बात करते हैं, ये है एक्ट फर्स्ट में इस लाइन को बोला है, डाउट thou the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. Very beautiful line this is, and एक्सप्रेस करते हुए अपने लव को ये लाइन लिखी हुई है। किस में अपीयर होती है? अगर इस लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन जो है हैमलेट प्ले में होती है। ये किसने लिखा हुआ है? ये लेटर जो पढ़ रहा होता है, हैमलेट जो पढ़ रहा होता है, उस लेटर में जो ओफिलिया होती है, इसकी लेडी लवर होती है, उसने इस लाइन को एक स्टैंजा, एक अपने पोयम के वे में फॉर्म में शेक्सपियर को एक्सप्रेस करते हुए इस लाइन को लिखा हुआ है। Number 27 we have the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is TGT 2005 का क्वेश्चन है, किसमें शेक्सपियर ने अपने लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है शेक्सपियर ने जो भी ड्रामाज उन्होंने लिखे हुए हैं, ब्लैंक वर्ड्स, पोएटिक प्रोज या नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्ड्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। दैट्स व्हाई जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं, उनकी जो लाइंस हैं वो बहुत पोएटिक एक फील देती हैं, बट दे ऑल आर रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो इट इज वेरी टफ टू राइट ब्लैंक वर्ड्स लाइंस in our drama, to describe all the events, all the incidents of the drama, to plot a story in a sequence way. This is very difficult, and that was done by William Shakespeare. That's why he is regarded as one of the top class dramatists of English literature, as the pillar of English literature. As a dramatist, he is the pillar of English literature. Next we have the question number 28. Shakespeare dedicated his youthful poems Venus and Adonis and Lucrece to whom? The Rape of the Lucrece है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा नेम नहीं मेंशन है। 2005 का ये क्वेश्चन है, किसके डेडिकेट करते हुए लिखा हुआ है? The Earl of Surrey, the Earl of Southampton, Earl of Surrey या Earl of Saxon, and option B is the correct answer, Earl of Southampton। इसमें नहीं नेम दिया गया है another one, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बी ऑप्शन को ही करेक्ट करेंगे। नंबर 29 वी है वीनस एंड एडोनिस इज बाय TGT 2006 का ये क्वेश्चन है, नन अदर देन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ TGT 2006 का क्वेश्चन है। TGT देखिए, शेक्सपियर ने अपने ड्रामास को डार्क लेडी को भी, द डार्क लेडी जो अननोन है कौन होती है, ये
उनको भी डेडिकेट करते हुए लिखा है, जैसे द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया हुआ है, तो वैसे ही डार्क लेडीज, तो डार्क लेडी को भी अपने सोनेट्स को उन्होंने डेडिकेट करा हुआ है। और ये है ऑप्शन सी इज द आंसर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेक्सपियर की। हु डेडिकेटेड हिज sonnets to dark lady? That is William Shakespeare. Next number 29, 30 के बाद 31 है। Shakespeare is indebted to one of the following sources for the subject matter of his some plays. Choose the right one from the following। TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने अपने जो ड्रामाज लिखे हुए हैं उनको जो सब्जेक्ट था, जैसे अगर बात करो हैमलेट की बात करो या अपने क्रॉनिकल प्लेस जो लिखे हुए हैं शेक्सपियर ने, हेनरी सिक्स्थ लिखा हुआ है, हेनरी फोर्थ लिखा हुआ है, तो इन सबको जो लिखा है शेक्सपियर ने, या ओथेलो है, मैकबेथ है, इसको कहाँ से इन्होंने चूज करा हुआ है, इसके सब्जेक्ट मैटर को कहाँ से लिया गया है, कि वो आपको आंसर देना है। तो दिस इज फ्रॉम दी ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, होलिनशेड क्रॉनिकल। होलिनशेड क्रॉनिकल और भी इनके अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज की सब्जेक्ट मैटर को एक तरीके से इंडेट किया हुआ है या बोरो किया हुआ है, या उसको एक तरीके से मॉडिफाई वे में अपने ड्रामाज को लिखा हुआ है। आंसर हम बी को करेक्ट करेंगे। नंबर 32 वी हैव शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली शो आर रिएक्शन ऑफ 2005 टीजीटी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये सोनेट्स जो है ये किसको एक तरीके से डेडिकेट करते हुए, या किससे एक जो इनएक्शन है इनका वो किस पे बेस्ड ऑन है। जनरल फिलोसफी ऑफ लाइफ या ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स इन पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग एंड रिच पैट्रॉन, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद डार्क लेडी। तो करेक्ट आंसर को हम देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द आंसर। पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग एंड रिच पैट्रॉन से को एक तरीके से शो करते हुए, मीन्स उनके बारे में बात करते हुए अपनी 1 से 126 जो सॉनेट्स हैं आउट ऑफ 154, शेक्सपियर हैज talked about them in his sonnets from 1 to 120. Men must endure their goals hence। इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। Men must endure their going hence even as their coming hither, ripeness is all। sometimes देखिए इतना ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ripeness is all, these lines are from King Lear, who is the speaker। देखिए यहाँ पे तो दे दिया गया है कि कहाँ से लिया गया है, ये ripeness is all ही पूछा जाता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन बना है या ये कहाँ से आया हुआ है। तो दिस इज द हु इज द स्पीकर, स्पीकर इज ऑप्शन ए एडगर। एडगर को करेक्ट करेंगे, एडगर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट और सीन की बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड में। एडगर इज द स्पीकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दिस लाइन appear? We have the options as you like it, Twelfth Night, Tempest, none of these। We have the answer is option A। ऑप्शन ए को हम यहाँ पे टिक करेंगे। एज यू लाइक इट प्ले से इस लाइन को लिया गया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है, जब यहाँ पे ड्यूक का वैनिश हो जाता है, उसको एग्जाइल, उसको अपने राज्य से निकाल दिया जाता है, तो ये लाइन यहाँ पे होती है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड ugly and venomous wears at a precious jewel in his head। ओके, इस लाइन को यहाँ पे as you like it play से लिया गया है। ये लाइंस हैं, बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, नंबर 35 भी है, who speaks the epilogue in as you like it। as you like it में who speaks the epilogue in as you like it? रोजालिंड या है सीलिया, ऑरलैंडो या है जैक्स। तो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, वी हैव ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। तो ये एक्ट 5th में एपिलॉग है।
ठीक है। और एपिलॉग को रोजालिंड ने बोला हुआ है, ये लाइंस मैं यहाँ पे मेंशन थोड़ा सा कर दे रही हूँ। इट इज नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग, बट इट इज नो मोर unhandsome than to see a lord of to prologue. If it be true that a good wine needs no bush, it is true that a good play needs no epilogue. ये लाइंस हैं और ये एक्ट 5th में इस लाइन को बोला गया है, एक्ट 5th सीन 4th में। ओके, नेक्स्ट नंबर 35 के बाद 36 है। क्वेश्चन को देखते हैं हम। इट इज बेटर प्लेइंग विद अ लायन well than with an old one dying. Where do these lines appear? These lines appear in the play. Option A, Antony and Cleopatra. Option A is the answer. This is the line from Antony and Cleopatra, as you all know, and this is from Act 3rd and scene 13. Okay, this is from the play Antony and Cleopatra. Number 37. Where do the session of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, who wrote these lines? ये है शेक्सपियर की लाइन है, ऑप्शन ए इज द आंसर। और ये शेक्सपियर ने कहाँ पे बोला हुआ है? ओपनिंग लाइन है। ये कौन नंबर सोनेट है? सोनेट नंबर 30th है, ठीक है, या 30th नंबर सोनेट है। नेक्स्ट नंबर 38, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। दिस इज फ्रॉम द किंग लियर एंड हु इज द स्पीकर? स्पीकर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, ऑप्शन बी है एडमंड इज द करेक्ट आंसर। एक्ट 3rd सीन 3rd में इस कोटेशन को एडमंड ने बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव द नंबर 39, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग। These lines are from the play King Lear. Who is the speaker? Obviously we have the hero of the play King Lear की बात हो रही है, जो लीडिंग है, जिन कैरेक्टर हैं जिनके नेम से ये नाम किंग लियर पड़ा हुआ है इस प्ले का। और एक्ट 3rd सीन 2nd में इस कोटेशन को या इस डायलॉग को किंग लियर ने बोला हुआ है। नेक्स्ट नंबर 40 वी हैव, all orators are dumb when beauty pleads. These lines are from the play, from the work of Shakespeare we have here, and the correct answer we have here option A, The Rape of Lucrece. This is a narrative poem, जहां से ये correct answer है। ऑप्शन A को हम correct करेंगे, narrative poem से ये line ली गई है। We have another one, that is 41, I will kiss thy lips happily, some poison it doth hang on them to make me die with a restorative. Who utters in Romeo and Juliet? Act 1st, Juliet is the speaker of this play Romeo and Juliet। बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक्ट 1st 5th सीन 3rd में इस लाइन को जूलियट ने बोला हुआ है अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए रोमियो के लिए। एंड नेक्स्ट नंबर 42, इफ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट they shall assess the deeds of justice men. Where does this line appear? This line appears from the play Antony and Cleopatra. ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे और ये है एक्ट 2nd सीन 1st में इस लाइन को एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे हम ए को करेक्ट करेंगे। नंबर 43 वी हैव, all the world is a stage, who utters in as you like it? इस लाइन को किसने बोला हुआ है? बहुत ही फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव हियर। नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। जैक्स ने ये लाइन बोली है एक्ट 3rd सीन 7 में। ओके, जैक्स की लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। एक्ट 3rd सीन 7 इज द पार्ट ऑफ द प्ले जहां से इस लाइन को बोला गया है। 44, सी इज अ वुमन therefore may be wood, she is a woman therefore may be one. Where do these lines appear? बहुत ही अच्छी लाइन्स है ये भी। ये ऑप्शंस हम बात करते हैं टाइटस एंड्रोनिकस प्ले से लिया गया है, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे यहाँ पे। और ये जो कोटेशन है ये एक्ट 2nd सीन 1st से लिया गया है। एक्ट 2nd सीन 1st से इस लाइन को लिया गया है। दिस कोटेशन इज फ्रॉम द प्ले टाइटस एंड्रोनिकस। नंबर 45, who sings the song under the greenwood tree and blow blow thou winter's wind in as you like it? This is the answer, Amiens.
एमियंस इज द करेक्ट आंसर। इस देखिए एज यू लाइक इट बहुत ही एक रोमांटिक प्ले है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले है, जिसमें वर्स लाइंस भी हैं जो जिसको हम बोलते हैं कि पोइटिक लाइंस भी हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो दाउ विंटर्स विंड, ये पोयम है उस प्ले में जो कि पोइटिक फॉर्म में लिखी गई है। और इस लाइन को जो गाता है, इस पोयम को जो गाता है वो है एमियंस। ऑप्शन जो है आप ए का करेक्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 46। द स्पीच एज कैन नॉट वेदर हर नॉर कस्टम्स टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी इज ऑफ एनोबार्बस फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ये जो लाइन्स है ये एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से ली गई है और ये ब्यूटीफाई कर रही है क्लियोपैट्रा की ब्यूटी को। आपको बताना है इस लाइन को कहाँ से लिया गया, किस एक्ट किस सीन से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्ट सीन, एक्ट सेकंड, सीन सेकंड से इस लाइन को लिया गया है फ्रॉम द प्ले एंटोनी क्लियोपैट्रा। नंबर से 47 वी हैव ओ गॉड हाउ वेरी, यहाँ पे गॉड होना चाहिए। हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीन्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड विदाउट हु अटर्स दीज वर्ड्स। ऑब्वियसली वी हैव ऑप्शन डी, मैकबेथ की लाइन्स हैं ये, मैकबेथ ने इस लाइन को बोला हुआ है। एक्ट और सीन देख लेते हैं किस, दिस इज फ्रॉम द प्ले हेमलेट, हेमलेट इज द स्पीकर, एक्ट फर्स्ट, सीन सेकंड से इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट नंबर 48, ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। This line appears in options available हैं Antonie Cleopatra, Tempest, As You Like It, none of these. Option A is the answer. This is from the play As You Like It. As You Like It से लिया गया है। Act first और scene third में इस लाइन को बोला है। Option A is the answer. Next number question we have number 49. The art of our necessities is strange, that can make wild things precious. These lines from the play King Lear. Who is the speaker? Option C is the speaker. Option C means King Lear himself is the speaker of this play, of these lines. Act third और scene second से इस line को लिया गया है। Next one we have 15 question number. I am sure care an enemy to life. This line is from Twelfth Night, Antony Cleopatra, या है आपका Tempest, या है आपका none of these. Option A is the answer, Twelfth Night. This is from the play Twelfth Night और ये सर टॉबी बेल्च की स्पीच है। एक्ट फर्स्ट, सीन थर्ड में इसको बोला है। ही इज द स्पीकर, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीकर है सर टॉबी बेल्च। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 51 we have here. Let Rome in Tabor melt is the Antony from Antony and Cleopatra. It appears in किस सीन में या किस एक्ट और सीन में इस लाइन को बोला है एंटोनी ने। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट है। ऑप्शन ए बी इज द आंसर वी हैव ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस करा है उसको जरूर आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिए या इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसको तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस एक बार फिर से जो अभी हमारी क्लास को देख रहे हैं, अभी इस क्लास को ज्वाइन करा हुआ है, तो एक बार फिर से आप रिवर्स करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे लिया गया है। 52 को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन 52, लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लेट स्लीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल let me sleep. Who speaks this and where? This is from the play. Option A is the answer. 12th Night से लिया गया है, सेबेस्टियन की स्पीच है। और एक्ट फोर्थ, देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको एक्ट फोर्थ और सीन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ कहाँ से किस एक्ट किस सीन से इस लाइन को लिया गया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट से इस लाइन को लिया है, सेबेस्टियन की स्पीच है। 12th नाइट में इस लाइन को सेबेस्टियन ने बोला है। वी हैव द नेक्स्ट वन, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, दिस लाइन इज फ्रॉम ऑप्शन ए हैमलेट। ओके, हैमलेट इज द आंसर, ऑप्शन ए हम करेंगे। और स्पीकर जो है पोलोनियस है, पोलोनियस स्पीकर। एक्ट सेकेंड 3 सेकेंड में इस लाइन को बोला है। ठीक है, किसके लिए बोला है? अपने बेटे लिएटीज के लिए बोला है। 54 वी हैव,
The better part of valor is discretion. This line is from the play. अगर आपके अंदर विवेक नहीं है तो आपकी वीरता का कोई काम नहीं है, मतलब कोई मैटर नहीं करता है, ये लाइन है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये दिस इज फ्रॉम द प्ले सी, ऑप्शन सी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट नंबर 55 वी हैव द क्वेश्चन, when beggars die there are no comet seen, the heavens themselves place forth the death of princes। यहाँ पे है this line appears from the play Julius Caesar। ऑप्शन ए is the answer of the question। and इस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन जब जूलियस सीजर का मर्डर होता है उस टाइम पे ये बोला गया है। अगले बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द अप्रैल ऑफ प्रोक्लेम द मैन इज फ्रॉम। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपका पहनावा जो होता है वो आपको डिफाइन करता है, आपके बारे में एक तरीके से उद्घोषणा करता है, आपके बारे में बताता है। दिस इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट। ऑप्शन ए, तो हैमलेट अपने बेटे को ही ये सीख दे रहा है, सॉरी पोलोनियस अपने बेटे को सीख दे रहा है हैमलेट प्ले में। तो पोलोनियस इज द स्पीकर है पोलोनियस। एंड वही एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, सीन सेकंड में इस लाइन को पोलोनियस ने बोला है, सॉरी सीन थर्ड में इस लाइन को बोला है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 57, if one should be prey, how much the better to fall before the lion than the wolf? Where do these line appears? These lines appears from the play Twelfth Night, in the play Twelfth Night, act third सीन फर्स्ट में इस लाइन को लिया गया है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर 58 क्वेश्चन, द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमेन लेंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम जूलियस शेक्सपियर, इट अपीयर्स इन। किस एक्ट और किस सीन में इस लाइन को एंटोनी ने जूलियस सीजर प्ले में बोला हुआ है? तो यहाँ पे एक्ट थर्ड सीन सेकंड है। ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें स्पीकर का भी नेम दिया गया है, प्ले का नेम दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इस लाइन को इस प्ले में किस एक्ट और किस सीन में जो है वो डायलॉग के थ्रू बोला गया है, एंटोनी के थ्रू बोला गया है। नंबर 59 को देख लेते हैं, फिर से कोटेशन है आपका ये क्वेश्चन, एट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, हु सेड दिस, हु अटर्ड दिस? दिस इज सेड बाय लेडी मैकबेथ। ये है मैकबेथ प्ले में लेडी मैकबेथ, जब किंग डंकन को जब मैकबेथ मर्डर करता है तो यहाँ पे ये लाइन लेडी मैकबेथ ने बोला हुआ है। एंड और एक्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में ये लाइन है। नंबर 60, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज दिस प्रिंस हैमलेट स्पीकर फ्रॉम द प्ले हैमलेट, इट अपीयर्स इन। एक्ट आपको बताना है, एक्ट किस में ये लिया गया है, एक्ट फर्स्ट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट इज द लाइन, ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। एंड हियर वी हैव द 61 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, uneasy lies the head that wears a crown। Again this is a quotation and you have to tell from which work this quotation is taken। We have the options here, Henry IV part 2, Antony and Cleopatra, Tempest, option D we have the As You Like It। तो ये प्ले है जो इसमें बात हुई है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, वी हैव द ऑप्शंस हियर and this is the correct answer। Next one we have 62 number question, the speech if music be the food of love play on is of the Duke Orizeno from the 12th night, it appears in। इसमें बताना है कि किस एक्ट और सीन में ये लाइन बोली गई है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। बहुत ही फेमस स्पीच है, बहुत ही फेमस कोटेशन है, ड्यूक ओरिजिनो ने इसको बोला हुआ है। एंड करेक्ट आंसर को देखते हैं हम, सी, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट वी हैव, स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन है ये इस प्ले की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नंबर 63 वी हैव, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ।
दिस इज अ प्रॉस्पिरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट इट अपीयर्स इन। फिर से ये कोटेशन आया हुआ है और ये कोटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें हमें एक्ट बताना है कि किस एक्ट और सीन से ये स्पीच ली गई है। फ्रॉम द प्ले टेम्पेस्ट, प्रॉस्पिरो इज द स्पीकर एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक्ट 4 सीन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एक्ट 4 सीन फर्स्ट को हम टिक करेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 64 वी हैव दिस स्पीच, इट life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. This is a quotation from the Macbeth play, and this is the speech. Speaker is Macbeth himself, and it appears in. आपको फिर से एक्ट और सीन को बताना है, तो एक्ट है जो हमारा फिफ्थ, सीन फिफ्थ है, लास्ट स्पीच है ये लास्ट एक्ट की, सीन फिफ्थ लास्ट एक्ट सीन है जिसमें ये स्पीच बोला है मैकबेथ ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगेन वी हैव हियर मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, हु सेज दिस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग एंड किसने इस लाइन को बोला है। यहाँ पे ये जो स्पीच है ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, मेलकॉम की स्पीच है। यहाँ पे इस स्पीच में जो मेलकॉम ने बोला है कि मैकबेथ का जो टाइम है अब खत्म होने वाला है एज अ किंग जो है, तो वहां पे ही इज लाइक अ फ्रूट दैट इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम ट्री। तो ये इसमें मेलकॉन ने ये स्पीच को बोला हुआ है मैकबेथ प्ले में। नेक्स्ट वी हैव दिस नंबर 66 क्वेश्चन वी हैव, ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, हु सेड दिस। दिस इज फ्रॉम द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो इसके स्पीकर हैं, या एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट, एंटोनी इन एंटोनी क्लियोपेट्रा, या नन ऑफ दीज। ऑप्शंस वी हैव ऑप्शन ए, एंटोनियो इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, दिस इज द फ्रॉम द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एंटोनियो की स्पीच है। ट्वेल्थ नाइट मत करिएगा, ये यहाँ से पूरी ये लाइन है इसकी, और ये जो स्पीच है ये एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की है। ओके, नेक्स्ट करते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 66 वी हैव 67 वी हैव हियर, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, दिस इज अटर्ड बाय हूम। मतलब किसने इसको बोला है, हु इज द स्पीकर। वी हैव द ऑप्शन हियर दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेलकॉन ने बोला है किसके लिए, मेलकॉन ने मैकडफ के लिए बोला हुआ है, और ये जो स्पीच है ये कहाँ की है, मैकबेथ प्ले की है, एक्ट फोर्थ सीन थर्ड। ठीक है, एक्ट फोर्थ सीन थर्ड से मैकबेथ प्ले से इस स्पीच को मेलकॉन ने मैकडफ के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट नंबर 68 क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड इज ऑफ पोर्शिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये लाइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से, पोर्शिया की स्पीच है। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, ये बोला गया है किस एक्ट के सीन में बोला गया है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट, वी हैव द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम टिक करेंगे एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 69 वी हैव, फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, हु अटर्स एंड वेयर। कहाँ पे और किसने बोला है इसको, इस आंसर को आपको देना है। दिस इज द कोटेशन सेट बाय प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट। प्रिंस ने इसको रोमियो एंड जूलियट में इस स्टोरी को, इस लाइन को बोला हुआ है, जो उनका ट्रेजिक एंडिंग हुआ था कि लव जो है वो ट्रेजिक एंड के साथ में इस लव का कॉन्सिक्वेंस क्या इस प्ले में होता है उसको बताते हुए ये प्रिंस ने इस लाइन को बोला हुआ है। ऑप्शन A is the answer of the question number 69 we have. Number 70 we have, the bar she sat in like a burnished throne burned on the water. The lines are uttered by Enobarbus. Who is she here? शी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, विंटर्स टेल की स्टोरी है, विंटर्स टेल में ये लिया गया है द विंटर्स टेल। दिस इज फ्रॉम द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड एक्ट, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लियोपेट्रा इज शी इन दिस प्ले, इन दिस स्पीच जो शी के बारे में बात हो रही है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड से ये लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 71, फिट टू गवर्न नॉट टू लिव,
This is the line from which of the following we have here. Fit to govern, no, not to live. Who says this? This is the answer. Option A is the correct answer. Macduff in Macbeth play, he said this. Next, number 72. Next question को देखते हैं. For Venus smiles not in a house of tears. Who utters this in Romeo and Juliet? Romeo and Juliet में इस लाइन को किसने बोला है? Option A, Paris. Next number question 73 we have here. I have a man's mind but a woman's might. Who says this? ये बहुत ही फेमस लाइन है. इस लाइन को किसने बोला है? ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया ने बोला है. ऑप्शन ए है जूलियस सीजर प्ले में. 74 को देखते हैं. बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट. हु सेज दिस? ऑप्शन बी. यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑलरेडी दिया गया है, मेंशन हुआ है, तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे. पोलोनियस टू रेनाल्डो. Next number question 75 we have here. Here is the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. ये है लाइन जो है, ये आपको लाइन से ही समझ में आ जाएगा. This is line of Lady Macbeth. Option C is the correct answer. यहाँ पे Macbeth play से ये लाइन को लिया गया है और Lady Macbeth मीन्स मैकबेथ जो प्रिंस है उनकी वाइफ का ये कोटेशन है. नेक्स्ट नंबर 76 क्वेश्चन को देखते हैं. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स? दिस लाइन अपीयर्स ऑन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑप्शन बी डी को हम करेक्ट करेंगे. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. 7th में इस लाइन को बोला है प्रिंस ऑफ मोरक्को. ओके, उसने बोला है. नेक्स्ट नंबर 77. With devotion, vices, and pious action, we do sugar over the devil himself. Where do these line appears? These line appears in the play Hamlet. Option A को करेक्ट करेंगे. बहुत ही ये थोड़ा सा अननोन टाइप का कोटेशन है from this play Hamlet. Next question. Virtue itself turn wise, being misapplied, and wise sometimes by action dignified. Where do this line they appear? इस लाइन को कहाँ पे अपीयरेंस मिलता है या इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है, आंसर देना है. दिस इज फ्रॉम द प्ले रोमियो एंड जूलियट. ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे. ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 78. वी हैव द 79 नंबर क्वेश्चन. Celerity is never more admired than by the negligent. Who uttered? This is the speech of option D, क्लियोपैट्रा की स्पीच है. एंड फ्रॉम द प्ले एंटोनी क्लियोपैट्रा. एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. एक्ट देख लेते हैं. एक्ट 3rd सीन 7 ये स्पीच है. ओके 7. नेक्स्ट नंबर 80. A little water clears us of the deed. Who says to whom? Obviously Lady Macbeth to Macbeth. Option A is the correct answer. ये Macbeth play से लिया गया है. Act 2nd scene 2nd से ये है, स्पीच को लिया है. जल्दी जल्दी थोड़ा मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ. 81 को देखते हैं. The stroke of death is as a lover's pinch, which hurts and is desired. This is from the play Who utters this? फिर से यहाँ पे स्पीच आ रही है. एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से है. ऑप्शन ए क्लियोपैट्रा की स्पीच है. बहुत ही फेमस रोमन प्ले है, इसको आप जरूर पढ़िए. इसके कोटेशंस, इसके क्वेश्चंस जरूर आप ध्यान दीजिएगा. नंबर 82 वी हैव. इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड lovers takes their life. A pair of star-crossed lovers take their life is from the play. Okay, option B we have Romeo and Juliet. This is from the play Romeo and Juliet. ये एक फ्रेज है जो रोमियो एंड जूलियट में से लिया गया है. और क्यों है? क्योंकि ये कन्फ्लिक्शन है दो फैमिलीज के बीच में का. और रोमियो जो होती हैं वो एक, रोमियो जो होते हैं और जूलियट जो होती है वो एक ऑपोजिट फैमिली से होती हैं, जो स्ट्रैंगेड फैमिली है वहां से ये होते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं. तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन फ्यूड है दो फैमिलीज के बीच का और दोनों के जो बच्चे होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो ये लाइन, ये फ्रेज है रोमियो एंड जूलियट प्ले से. 83 we have. Who wrote Shakespearean comedy 1938 and Shakespearean tragedy 1948? Option D is the H.B. Charlton.
Next, number 84 question. The title of Labor Lost is from. This is option A, Florio First Fruits. फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट से ये लाइन, ये जो टाइटल है ये लिया गया और शेक्सपियर ने इस पे प्ले लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है नंबर 85। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन डी इज दी मिनाशमीस ऑफ प्लूटस। यहाँ से ये लिया गया है, लैटिन कॉमेडी का ये एडेप्टेशन है मिनाशमीस ऑफ प्लूटस, जो कि द कॉमेडी ऑफ एरर्स प्ले है विलियम शेक्सपियर का। नंबर 86 को देखते हैं। शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस, हु सेड दिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रस्किन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 89, who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Goods of Worth of Wit brought with a millions of repentance। ये ऑप्शन यहाँ पे ए को टेक करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन was the man, one of the university wits dramatists we have, who's had a very contradiction with Shakespeare, and because Shakespeare was very famous and being a university wit scholar, Robert Greene was not up to that mark, was not at that level, and एक तरीके का यहाँ पे jealousy, because of jealousy he wrote this, एक पैम्पलेट निकाला था शेक्सपियर के अगेंस्ट में, उनको अटैक करते हुए, उनकी राइटिंग स्किल्स या उनकी पर्सनैलिटी को अटैक करते हुए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 88 के देखते हैं। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थॉमस लॉस रोजलिंड से ये लिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वन ऑफ द आल्सो यूनिवर्सिटी विट्स राइटर वी हैव, जहां से शेक्सपियर ने एडेप्टेशन किया हुआ है, इस स्टोरी को लिया है अपने प्ले एज यू लाइक इट का, वो रोजलिंड प्ले है, थॉमस लॉस का एक रोमांटिक कॉमेडी प्ले है। नेक्स्ट नंबर 89 वी हैव आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोल्ट्री as much as any. He was indeed honest and an open and free nature. Who said this? This is the quotation by Ben Jonson. Option A is the correct answer. 90 we have where sorrow comes, they come not single spies but in battalion. This is the speaker. This is the speaker of C. King Claudius from the play we have Hamlet. Next number 91. Those are pearls that were his eyes. These where does this line appear? This line appear in the play The Tempest. Option D को टैग करेंगे यहाँ। और इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट 91 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने विलियम शेक्सपियर, उनकी लाइफ, उनके लिटरेरी करियर से डिस्कस करा है। आई होप आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कोटेशंस एंड रिलेटेड टू दी important books, important works of William Shakespeare, important dramas of Shakespeare we had discussed here. You must have written that in your notebook, or you have taken a screenshot of that. So see you in next class. Till then, keep watching English Zone and stay connected with this channel.